गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, कल की क्लास में हम लोग लैग्रेंजियन अगर गिवन हो तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे देखेंगे वो हमें पता करना था। तो वो हमने आपको बताया था लैग्रेंज आयलर इक्वेशन कैसे प्रूव करनी है और लैग्रेंज आयलर इक्वेशन कैसे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है अगर हमें लैग्रेंजियन गिवन हो। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक दो और अच्छे थे, वो भी मैं करवा देता हूँ। बाकी आप लोगों के जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लेवल 2 का है। और इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो इस क्वेश्चन में लैग्रेंजियन गिवन है और कुछ बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस दी हुई है और हमें x माइनस वाई एट टी इज इक्वल टू 25 सेकंड पे निकालना है। ठीक है, तो कैसे करें वो देखें आप। लैग्रेंजियन हमें दिया हुआ है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस लैम्डा बाई 4 या 1/4 लैम्डा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये लैग्रेंजियन से आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स के लिए और वाई के लिए निकाल सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्स आप लोग निकालेंगे तो आप लोग कैसे निकालेंगे, डी ओवर डी टी ऑफ डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0 से। तो आप लोग लगाएं, जरा बताएं क्या आएगी इक्वेशन। एम एक्स डबल डॉट प्लस लैम्डा बाई टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यू हैव दिस इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वाई सिमिलरली निकाल लें आप। जरा सॉल्व करें, बताएं क्या आएगी। एम वाई डबल डॉट प्लस लैम्डा बाई टू प्लस वाई इक्वल टू 0। एम वाई डबल डॉट प्लस लैम्डा बाई टू एक्स प्लस वाई is equal to 0. Now you have two differential equations and you have four boundary conditions. At t is equal to 0, x is equal to 0, x is equal to 42 meters, y is equal to 0 and x dot is equal to y dot is equal to 0. ठीक है, तो उससे हम कुछ निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें x माइनस वाई निकालना है बेसिकली। तो अगर आप देखें तो x माइनस वाई तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि निकल सकता है। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटा दें, अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी सभी के। देख लें आप लोग, क्या मैं सही हूँ यहाँ तक। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक x डॉट माइनस वाई डॉट इज इक्वल टू c1 टाइप का एक रिलेशन मिल जाएगा और अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मान लीजिए इक्वेशन 3 है और अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू c1t प्लस c2 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास c1 c2 निकाल लें आप लोग। तो c1 कितना होगा कोई बता सकता है मुझे। at t is equal to 0, x is equal to 0 and y x dot is equal to 0 and y dot is equal to 0. These are the conditions. Conditions are given in the questions. So 0 c1 is 0. तो c1 is equal to 0 and x2 के c2 के बारे में बता सकते हैं, c2 कितना होगा। 0 42 देख लें आप, बिना देखे 42 होगा सर, 42 होगा। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस c1 is equal to तो आ गया आपका 0 and c2 is equal to 42। आप लोग सब लोग क्रॉस चेक कर लें इस बात को। t is equal to 0 पे x is equal to 42 है, y is equal to 0। तो 42 इधर आया, c2 42 के बराबर ही आएगा। इसका मतलब x माइनस y किसके बराबर आ जाएगा, 42 के। इसका मतलब ये हुआ x माइनस y इज ऑलवेज फिक्स्ड व्हाटएवर बी द टाइम, और यू कैन राइट xt माइनस yt इज इक्वल टू 42। तो कहने का मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, सो आंसर इज ऑलवेज 42 व्हाटएवर बी द टाइम, सो योर आंसर शुड बी 42। इफ दिस इज 25, आंसर इज 42 whatever be the time. If it is 5 seconds, again your answer is 42, so your answer should be 42 meters. क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। यस सर। तो इस तरीके के आप कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे जो कि सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाने का तरीका अगर आपको पता है, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़ा इसमें CF और PI और ये सब निकालना है। अगर आप इसको निकालने में सक्षम है तो आपका लैग्रेंजियन अगर गिवन है तो सवाल गलत नहीं होगा। क्या मेरी बात से सहमत है यहाँ तक बात। हाँ सर। ठीक है, अब रह गया क्वेश्चन ये कि अगर लैग्रेंजियन गिवन ना हो, मतलब सिस्टम आपको दिया हुआ हो और लैग्रेंजियन आपको पता ना हो, तो हाउ टू फॉर्म लैग्रेंजियन, हाउ टू मेक लैग्रेंजियन। एंड लैग्रेंजियन अगर आपको मिल गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप निकालना सीख ही चुके हैं। तो अब अगला जो हम आर्टिकल पढ़ाएंगे वो ये रहेगा कि लैग्रेंजियन, हाउ टू मेक और फॉर्म लैग्रेंजियन।
लैग्रांजियन आपको कैसे बनाना है। तो उसमें अगर आप कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी लैग्रांजियन बनाने में। आप लोगों ने बहुत सारे लैग्रांजियन बनाए होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो अगर आप फॉलो करोगे तो आप कतई गद्दा नहीं खाओगे। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिन पर्टिकुलर स्टेप्स को आप फॉलो करके आप निकाल सकते हो लैग्रांजियन। तो सबसे पहली स्टेप जो है, जो मैं हर किसी को पहले ही बता देता हूँ और आपको पहले भी बोल चुका हूँ, फिर भी एक बार लिखूंगा मैं ये बुलेट पॉइंट कि सी एंड ड्रॉ दी प्रॉब्लम। मीन्स पहले आप समझ लें, देख लें, समझ लें, उसके बाद बना लें, क्योंकि विदाउट ड्राइंग, विदाउट पिक्चराइजेशन यू कांट एस्टिमेट हाउ मेनी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड एंड हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इन फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम। तो सबसे पहले आप देख लें और बना लें, उसके बाद अगली प्रक्रिया स्टार्ट हो। तो पहली स्टेप सी एंड ड्रॉ। दूसरी स्टेप जब आप बना लें उसके बाद आप देखें कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, क्योंकि विदाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम जाने आप ज्यादा कोऑर्डिनेट लेकर भी क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, और तब लेंगे तो ये इक्वेशन जो हम लोग अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं वो इक्वेशन सही नहीं रहेगी, क्योंकि जो हम इक्वेशन ले रहे हैं उसमें ये बता चुके हैं कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मान के चले, है ना। तो फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिल जाएगी, आप जब ढूंढ लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब आपको चूज करना है जनरलाइज कोऑर्डिनेट। चॉइस आपकी कौन सी होगी उन जनरलाइज कोऑर्डिनेट को चूज करने की, ये आपकी विजडम पे डिपेंडेंट है। मैं बता चुका हूँ कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट की चॉइस अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेन सेम फॉर एवरीवन। जैसे अगर सिंपल पेंडुलम है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है तो एक ही रहेगी। जनरलाइज कोऑर्डिनेट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, थीटा यूज कर सकते हैं, एक्स यूज कर सकते हैं, वाई यूज कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम यू कैन ओनली चूज वन कोऑर्डिनेट इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। फॉर अदर्स जस्ट लुक एट दी अनदर स्टेप्स। जब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और चॉइस कर लिया आपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट की, तब उसके बाद आपका सेटअप करें एक रेफरेंस फ्रेम, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या करना है। सेटअप ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेटअप ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब सेटअप हो जाएगा तभी आप मोशन को डिस्क्राइब कर पाएंगे, वेलोसिटी निकाल पाएंगे या पोजीशन बता पाएंगे, अदरवाइज आप आर्बिट्रेरी कहीं भी बैठ जाएंगे, वहां से नहीं हो जाएगा। तो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चूज करना पड़ेगा। अब आपने मान लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लिया, तो उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर जनरलाइज कोऑर्डिनेट की टर्म्स में पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व पार्टिकल्स की वेलोसिटी निकालनी होगी। तो अगला जो आपका काम होगा वो क्या होगा, फाइंड कोऑर्डिनेट्स, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पार्टिकल in terms of जनरलाइज कोऑर्डिनेट। मतलब जो आपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट चूज करे हैं उनकी टर्म्स में आप क्या करोगे, सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अब जब आपको यह भी आपको समझ में आएगा, पूरी बातें तब समझ में आएंगी जब प्रॉब्लम्स में सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब जब आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो उनका बेनिफिट ये होगा कि आपके पास जब कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो आप वेलोसिटी भी निकाल लोगे। जैसे हम अक्सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करेंगे, और जब हमें एक्स वाई जेड मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, है ना, ये जब आपके पास आ गए तो आप वेलोसिटी भी इनसे फटाफट निकाल लेंगे। कैसे, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटीज के कंपोनेंट आप निकाल लेंगे, जैसे एक्स डॉट, वाई डॉट, जेड डॉट, इस तरीके का। जब आप ये कंपोनेंट निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको वेलोसिटी निकालना आसान रहेगी। तब आप देन वेलोसिटी, और वो कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास एक्स डॉट, वाई डॉट, जेड डॉट आ गए तो जस्ट स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके इन्हें ऐड कर देंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, या आप कहें वेलोसिटी का स्क्वायर मिल जाएगा। अब जब आपके पास वेलोसिटी आ गई, फिर आपके पास बहुत काम खत्म हो गया कि आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी आपके पास मिल गई तो अब देन योर वर्क इज टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, P इज इक्वल टू जितने भी पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं उसकी इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। अगर 2 पार्टिकल है तो 2 पार्टिकल्स, और 3 है तो 3 पार्टिकल्स, जिस 3 टर्म आ गए, समेशन लगा दिया मैंने। ये तो हुआ काइनेटिक एनर्जी तक का हिस्सा। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकल आई तब आपका अगला काम होगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। तो जो 7वीं स्टेप होगी वो सेटअप लेवल, रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ सेटअप reference level of potential energy, that is zero level of potential energy। जब आपके पास जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी तब आप क्या करोगे भाई, अक्सर क्या होगा, प्रॉब्लम्स में ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी, तो हम वहां पर कहां से पोटेंशियल एनर्जी जीरो रखनी, कहां नहीं रखनी है, वो आपकी आर्बिट्रेरी चॉइस रहेगी। आप कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रख सकते हैं, कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है। तो आप जब रेफरेंस लेवल सेट कर लेंगे तो अगला स्टेप रहेगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट
रेफरेंस लेवल। तो फाइंड, नेक्स्ट इज फाइंड पोटेंशियल एनर्जी V, और पोटेंशियल एनर्जी V अगर मैं देखूं तो mgh के बराबर होगी इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और हाफ mx नॉट हाफ kx स्क्वायर होगी इन केस ऑफ स्प्रिंग। अक्सर ये इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल टाइप के क्वेश्चंस अक्सर मिलेंगे, तो आप देख लेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, उसमें आप जाएंगे। तो जब आपको लैग्रांजियन निकालना होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, तो आपको लैग्रांजियन निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। तो नवी स्टेप मैं यहीं पे लिख देता हूँ, छोटी सी, क्योंकि बहुत ज्यादा बचा नहीं है। नेक्स्ट पेज से मैं नई चीज लिखूंगा, तो इसके बाद आप कर सकते हैं क्या, लैग्रांजियन निकाल सकते हैं। और लैग्रांजियन क्या हो जाएगा आपका, t-। तो नाउ एट दिस पॉइंट यू हैव लैग्रांजियन। इसके आगे क्या करना है वो आपको कल ही सिखा चुका हूँ। इसके आगे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, वो हम निकाल देंगे भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन में लैग्रांजियन को डालना। तो आपको यहाँ से शुरू करना है इस स्टेप से, और कहाँ तक जाना है लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन करने के लिए, आपको नवी स्टेप तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इसलिए नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा ले जाना पड़ेगा मुझे। आप लोग यहाँ तक लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को कुछ स्टेप समझ में नहीं आई होंगी, या वो कुछ और समझ रहे होंगे, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, तो अभी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए, अब मैं क्वेश्चंस का सिलसिला चालू करता हूँ, और इस तरीके के कम से कम 30-35 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें लगभग सारे सिस्टम डिस्कस हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहला सिस्टम लेके चल रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम वेल फेमस, सभी को पता है क्या होता है, तो इसलिए बिना देरी करे हम सिंपल पेंडुलम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम है जिसकी लंबाई L है, बॉब का मास स्मॉल m है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ड्रॉ तो कर लिया हम लोगों ने, अब हमें इसकी सबसे पहली स्टेप थी हमारी क्या, देख भी लिया, ड्रॉ भी कर लिया क्योंकि वेल नोन था। ठीक है, तो फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी आई हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1, एंड चॉइस ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, चूज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आइदर x, y एंड थीटा। तो हम लोग थीटा चूज करके चलते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आप गलत नहीं होंगे, लेकिन आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे अगर आप थीटा नहीं लेके चलोगे। उसके बाद अगली स्टेप जो है, थीटा ले लिया, उसके बाद सेटअप है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये x एक्सिस हो गई, और ये हमारी y एक्सिस हो गई। पहले मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे आपकी ये भी आदत डलवा दूंगा जल्दी जल्दी कैसे करना। अभी लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये भाई 0 ये ओरिजिन हो गया, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये पार्टिकल की पोजीशन हो गई, और ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगली स्टेप क्या थी, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पार्टिकल। तो यहाँ पर एक ही पार्टिकल है, यहाँ पर एक ही पार्टिकल है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट माना हमने थीटा, तो कोऑर्डिनेट्स जो है वो थीटा के टर्म्स में क्या होंगे उसे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, देख लेते हैं x कितना होगा और y कितना होगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये l का कंपोनेंट करूंगा तो ये l cos थीटा आएगा, और ये वाला l sin थीटा आएगा। किसी को इस बात से कोई एतराज? और अगर l cos थीटा l sin थीटा आएगा, तो जो x y होंगे वो क्या होंगे, x जो होगा हमारा L sin थीटा, l sin थीटा होगा, और y जो होगा हमारा l cos थीटा होगा। तो ये स्टेप भी हो गई, लेकिन y माइनस का ले लेते हैं क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब आपके पास x y आ गए, तो कोऑर्डिनेट्स निकल आए इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज x डॉट y डॉट z डॉट। तो x और y, उसके आगे का काम बड़ा आसान। x डॉट कोई बताएगा मुझे क्या आएगा, x डॉट l cos थीटा थीटा डॉट, और y अगर देखूं y डॉट कितना आएगा, l sin थीटा थीटा डॉट। क्या सही है यहाँ तक? फिर उसके बाद अगली स्टेप में वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी का स्क्वायर जो होगा वो होगा x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। x डॉट स्क्वायर मींस l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यानी कि ये l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब वेलोसिटी का स्क्वायर मिल गया तो काइनेटिक एनर्जी लिखना बहुत आसान हो गया। उसमें एक ही टर्म होगी क्योंकि एक ही मास है, और v स्क्वायर लिखना है, v स्क्वायर मतलब l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, बच्चों की तरह बता रहा हूँ बिल्कुल। अभी बाद में धीरे धीरे आप लोगों के ऊपर छोड़ने लगूंगा ये चीजें। ठीक है, अभी आप लोग लेकिन पूरा कंसंट्रेशन रखें, और ये ना सोचना कि ये छोटे छोटे करवा रहे हैं सर, उसके बाद बड़े बड़े मैं नहीं करवाऊंगा। तो अभी कठिन भी करेंगे, बहुत कठिन करते जाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन एकदम शुरू में खुराक थोड़ी थोड़ी दी जाएगी। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। नाउ यू टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, सिंस ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम। भाई अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेटअप पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेटअप रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी को आपको जीरो कहाँ लेना है ये आप डिसाइड कर लो।
कहीं भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, आपकी आर्बिट्रेरी चॉइस है, आपकी जो इच्छा करे वहां ले सकते हो। तो आप कहाँ लेना चाहोगे, ऊपर या नीचे? नीचे। देखो मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों जगह से ले लेके दिखाता हूँ आपको। ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल मान लें, तब पोटेंशियल एनर्जी तब काइनेटिक तब पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल के रेफरेंस में कितनी होगी भाई? पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ जीरो है, कितनी हाइट है ये वाली हाइट आप बताए कितनी है? ये पूरी एल है, L minus L cos theta। एल माइनस एल कॉस थीटा दिख रहा होगा आप लोगों को। प्लस का होगा, क्यों? क्योंकि जीरो के ऊपर प्लस ही होता है। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने ग्रीन वाला लिया है पोटेंशियल एनर्जी का लेवल, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ग्रीन कलर से ही लिख दे रहा हूँ कि ये तब है जब पोटेंशियल एनर्जी का लेवल लोएस्ट पॉइंट पर है। जीरो पोटेंशियल लेवल, पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल का है एट लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। और या तो ये होगा v का एक्सप्रेशन, और अगर आप कहीं और लेना चाहें तो मान लीजिए मैंने यहां ले लिया, अगर पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल ये ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgl 1 plus cos theta। mg तो आएगी, प्लस की आएगी या माइनस की आएगी? प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे नेगेटिव नंबर ही होते हैं। जीरो के नीचे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा mg, और कितनी डेप्थ है? कितनी डेप्थ है? ये वाली डेप्थ है, और ये कितना है? एल कॉस थीटा। तो एल कॉस थीटा हो गई ये। आप चाहे इन दोनों को साथ लेके लैग्रांजियन बनाए, चाहे आप इन दोनों को साथ लेके लैग्रांजियन बनाए, उससे इक्वेशन ऑफ मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात भी हम देखेंगे। तो लैग्रांजियन क्या होगा? टी माइनस वी। सर वी एक बार बता दीजिए। अभी बेटा पूरी बात कह लेंगे, उसके बाद पूछना, ठीक है। टी माइनस वी, तो लैग्रांजियन आइदर होगा हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, या तो ये होगा या क्या होगा? एल, थोड़ा जगह कम है तो आगे लिख देता हूँ, या यही लिखता हूँ, या तो ये लिखूंगा एल इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, या मैं ऐसे लिखूंगा एल इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर। और बीच में किसी और कलर से डाल देते हैं, ठीक है। तो ये लैग्रांजियन आया क्या? सिंपल पेंडुलम का। अब अगर फर्दर आपको स्टडी करनी है इस सिस्टम की तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। चलिए लैग्रांजियन हमारे पास है ही, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। किसके लिए होगी? केवल थीटा के लिए होगी। क्यों? क्योंकि इसकी एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? डी ओवर डी टी ऑफ डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू जीरो। जरा पुट करें और निकालें, क्या आएगी? दोनों लैग्रांजियन यूज करने, आप कोई सा भी लैग्रांजियन यूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। मुझे लगता है अगर आप लोग देख रहे होंगे तो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट आ रहा होगा। एक बार और डी ओवर डी टी करूंगा तो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट हो जाएगा प्लस एम जी एल साइन थीटा हो जाएगा। यही हो रहा है? नहीं, यस सर। अगर सेट कर दूं, एम से डिवाइड कर दूं, एल स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। नाउ फर्दर पार्ट ऑफ एनालिसिस, जो भी इसके आगे का पार्ट है एनालिसिस का, वो आप इसी इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं, आप कहीं भी, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि किस तरीके की इक्वेशन आई है, इक्वेशन को देखकर मैं अंदाजे लगाऊं कि ये कैसी मोशन होगी, तो बड़ा आसानी से मैं आपको बता सकता हूं कि एक तो यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट थीटा के प्रोपोर्शन में नहीं आया, साइन थीटा के प्रोपोर्शन में आया है। अगर यही चीज थीटा के प्रोपोर्शन में आती तो हम इसको सिंपल हार्मोनिक बोलते, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। बेटा जल्दबाजी ना करो अजय, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा रुक के आंसर दो। ठीक है, अच्छी बात है आप दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक के दें। ये मोशन पहली बात तो, अगर ये थीटा होता, सिर्फ साइन थीटा ना होकर थीटा होता, तब थीटा डबल डॉट माइनस थीटा के प्रोपोर्शन में आ जाता, तब उस तरीके की मोशन जो होती सिंपल हार्मोनिक होती। लेकिन फिलहाल ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, तो जो सिंपल हार्मोनिक नहीं है उसे हम एनहार्मोनिक बोल सकते हैं। एनहार्मोनिक, और यू कैन से नॉन लीनियर ऑसिलेटरी मोशन, नॉन लीनियर ऑसिलेटरी मोशन।
ठीक है, अभी मैं लास्ट वाली लाइन बेटा अभी इसी पे चर्चा करते रहेंगे ना तो बहुत क्लियर होगा। अगर यहीं पर मैं एक छोटी सी कंडीशन और अप्लाई कर दूं और लिख दूं यहाँ पे कि फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, नाउ फर्दर पार्ट इज कंडीशनल। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, जो आगे का पार्ट में करवा रहा हूँ वो अब कंडीशनल है। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ठीक है, साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, और अगर साइन थीटा थीटा के बराबर होगा तो थीटा डबल डॉट थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और यू कैन राइट थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज अंडर रूट जी बाई एल या ओमेगा स्क्वायर इज जी बाई एल। अब इस इक्वेशन को देखकर आप कह सकते हैं कि दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके सोल्यूशन पे गौर करें, इसका सोल्यूशन अगर देखें, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा भाई? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, यही तो बनेगी। अगर इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो क्या कहते हैं हम, कौन सा सोल्यूशन होगा? साइन कोसाइन के टर्म्स में लिखे जाने वाला सोल्यूशन, है ना। तो अगर हम देखें तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? थीटा टी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, साइन और कोसाइन इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशंस, तो हम उसको भी कंट्रोल करने के लिए फाई और लगा देते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Now from here it is again clear that oscillations are harmonic. अगर आप इसका प्लॉट भी खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर नीचे ऑसिलेशंस हो रहे हैं सेम एम्पलीट्यूड पर, तब हम इसको कहेंगे क्या? स्मॉल मतलब कितना स्मॉल, कुछ लोगों ने बोला, तो स्मॉल मतलब फ्यू डिग्रीज, ऑलमोस्ट। ये मेरा कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, फॉर 1 to 5 डिग्रीज लगभग साइन थीटा थीटा के बराबर ही रहता है। आप लोग देख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू डाल के देखें, साइन 1 डिग्री की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से, 1 ही आ रही हो। मतलब 1 डिग्री आप उसमें निकालें, क्या नाम है, रेडियन में। चलिए समझ में आ गया बेटा, कितना कितना डिग्री। अगर मैं आपसे कहूँ आइडियल सिचुएशन हो सकती है कोई ऐसी जो सिंपल हार्मोनिक हो, आइडियली कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो, हाँ, लेकिन अगर हम क्या करें, अप्रोक्सीमेट देखें तो फॉर फ्यू एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल दिस मोशन इज ऑलमोस्ट सिंपल हार्मोनिक। तो ये मोशन जो है वो कैसी है? SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्या मेरी यहां तक आप बात से संतुष्ट है? अब हम ये देखें, आप थोड़ा इंटरप्रेट और करता हूं कि ऑसिलेटरी मोशन का कैसे पता चल रहा है। देखिए यहां पर एक नोट लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छी बात बता रहा हूं। देखिए थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, या x डबल डॉट प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, या कुछ भी ऐसी टर्म है, ये सब ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि इन सब में ये प्लस साइन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि थीटा डबल डॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस के थीटा आ रहा है। ये कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, आइदर दिस साइड और दिस साइड, उतना ही ज्यादा जितना थीटा बढ़ रहा है, जैसे ये कम है थीटा, तो कम रेस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। मतलब थीटा कम है लेकिन ये जो टॉर्क लग रहा है ये पीछे की तरफ को, या फिर कह लो कि जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ को है। नहीं, ये इधर की तरफ को है, ये टॉर्क पीछे, ये रेस्टोरिंग टॉर्क जो है पीछे की तरफ को लग रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ को लग रहा है। ये माइनस साइन बता रहा है। और जितना ज्यादा आप इसको कर रहे हैं, जितना एंगल बढ़ा रहे हैं, उतना ही रेस्टोरिंग टॉर्क जो है, आवाज बंद करें। आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो? गाने चल रहे हैं, कैसी पढ़ाई हो रही है? जितना ज्यादा आप दूर जाएंगे इस पर रेस्टोरिंग टॉर्क आगे की तरफ को, पीछे की तरफ को उतना ही ज्यादा लगने लगेगा। जितना थीटा बढ़ेगा उतना ही टॉर्क पीछे की तरफ को, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसे लाने के लिए, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसे मीन पोजीशन लिख सकते हैं। इस तरफ लाने के लिए इसको ज्यादा, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब ये रुक जाएगा, इतना ज्यादा रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा कि एक जगह पे जाके रुक जाएगा। मान लीजिए यही है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमम। किसी भी स्मॉल ऑसिलेशन में, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में
एक मीन पोजीशन होती है जिसके अबाउट पोजीशन होती है, और एक एक्सट्रीमम होते हैं, एक इस साइड में एक्सट्रीमम होगा और एक इस साइड में उतने एंगल पर एक्सट्रीमम होगा। ठीक है, तो ये जो बैक साइड में जो लग रहा है, जो रेस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है या रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ये इसको रोक रहा है, ये इसको ऊपर जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। इसीलिए रोकने के बाद क्या होता है, ये फिर से मीन पोजीशन की तरफ को ले आता है, फिर ये रोकता है तो फिर ये मीन पोजीशन की तरफ को आने लगता है। ओवरऑल ये मीन पोजीशन की तरफ को आने की जो टेंडेंसी है, यही इसको क्या बना रही है, ऑसिलेटरी। कहना समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, मतलब कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो माइनस साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अगर फिलहाल अगर मैं आपको बोलूं क्या ये इक्वेशन ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो व्हाट अबाउट दिस? ये तो ठीक है, चलिए समझा दिया मैंने आपको। अगर इस तरीके की इक्वेशन आपको मिल जाएगी तो क्या ये ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है? तो आपका आंसर होगा नो। दिस इज, ये तो एसएचएम हो गई, लेकिन दिस इज, यहां पर अगर आप देखें तो थीटा डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है, यानी कि ये एरो जिधर लगा रहे हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब आगे बढ़ाता जाएगा। तो अगर किसी चीज पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और लगातार डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इस पे जो टॉर्क या फोर्स लग रहा है वो भी इधर ही की तरफ को बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर ये क्यों वापस आएगा? फिर ये वापस क्यों आएगा मीन पोजीशन पे अपनी? क्यों इसे मीन पोजीशन कहेंगे? तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन। समझ रहे हैं बात को? अगर ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, यही माइनस साइन अगर प्लस हो जाता तो सब गड़बड़ हो जाती। तो ऑसिलेटरी मोशन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यही माइनस साइन। तो आप आंसर्स देखकर भी ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा नहीं। आप पूछे किसी को कोई डाउट हो? किसी को कोई डाउट? सर जैसे ए प्लस साइन के साथ है थीटा डबल डॉट प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, और जो माइनस साइन है तो उसे जो ऑसिलेटरी मोशन हो गया। हाँ, सर थोड़ा और एक्सप्लेन थोड़ा कर, मतलब और हम एक्सप्लेनेशन जान सकते हैं कि मतलब ऐसा, मतलब थोड़ा सा डाउट पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैंने बहुत कर दिया। ये क्वेश्चन आप पहली बार नहीं देख रहे होगे आप। हाँ नहीं, जैसे ये माइनस साइन का मतलब जो मैंने पहले सीखा है कि वो मतलब जो पेंडुलम को जो है वहां से मतलब वो मीन पोजीशन की तरफ जो है मतलब लाने के लिए जो है वो वर्क करता है। पिक्चर देखो ना, पिक्चर क्या कह रही है? हाँ पिक्चर तो यही कह रही है। ये सर अब समझ में आ गया सर, थैंक यू सर। पिक्चर तो ये कह रही थीटा एक तरफ है और जो थीटा डबल डॉट है वो दूसरी तरफ है। सर समझ गया, थैंक यू सर। इसीलिए इसका नाम है रेस्टोरिंग, रिस्टोर फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। ठीक है, चलिए खैर ये सिलसिला तो चलता रहेगा, ऐसा ऐसी कोई वो चीज नहीं बताइए जो कि आप लोगों को पता नहीं होगी। ओवरऑल कहने का मीनिंग यही था मेरा। ठीक है, अब इसमें सिंपल पेंडुलम में बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि भाई सिंपल पेंडुलम अगर किसी कार में लटका दे तो क्या होगा, किसी फील्ड में रख दे तो क्या होगा, इसमें चार्ज पार्टिकल बना दे और इस पे एक फोर्स लगा दे तो क्या होगा। भाई कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अटेंशन दें, एनालिसिस जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। और इस बार गेट में भी पूछा गया है, आप लोगों को याद हो, इस बार इमेज प्रॉब्लम को बना के दिया गया था क्वेश्चन। किसी ने गेट का एग्जाम दिया हो तो याद होगा। क्या सही बोल रहा हूँ, यहाँ पर दिया नहीं है किसी ने? हाँ सर, दिया था सर। इमेज प्रॉब्लम आई थी ना इस तरीके की, हाँ सर, हाँ सर, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से जोड़ के बनाया था क्वेश्चन। एकदम एकदम। तो वही है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे कैसे भी, बहुत टफ लगा था नहीं लगेगा, चिंता ना करो, टफ नहीं लगेगा। एनालिसिस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन का। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देखिए। सबसे पहली बात कि अगर सिंपल पेंडुलम में कांस्टेंट फील्ड लगा दी जाए किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में, इन एनी ऑसिलेटरी मोशन, if system is placed in a constant field, अगर सिस्टम को किसी भी कांस्टेंट फील्ड में रख दिया जाए तो इट कैन चेंज ओनली इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ये केवल मीन पोजीशन को ही बदल सकती है, क्योंकि कांस्टेंट फील्ड या कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फील्ड का मतलब कांस्टेंट फोर्स भी बोल सकता हूं, पब्लिक फील्ड। कांस्टेंट फोर्स या फील्ड लगाने से क्या होगा? अगर कांस्टेंट फोर्स देखो, एफ अगर कांस्टेंट है, एफ अगर कांस्टेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? अगर फोर्स कांस्टेंट है
तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल होगा? 0 लीनियर सोच के बताओ। लीनियर यहाँ पे हम अपनी लाइन पूरी कर देता हूँ, नॉट फ्रीक्वेंसी। हाँ क्या करें? पोटेंशियल एनर्जी लीनियर टर्म रखेगी क्योंकि माइनस का ग्रेडियंट के टर्म में लेंगे हम लोग। है ना, लीनियर टर्म रखेगी। लीनियर टर्म रखने से क्या होगा? केवल सॉल्यूशन में शिफ्टिंग देखेंगे आप बस। अभी मैं दिखाता हूं। which can only shift position, mean position. दिखाता हूं कैसे। Why? चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम की मतलब इस इक्वेशन की जो अभी सिंपल पेंडुलम का जो लैग्रांजियन था वो क्या था? हाफ ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl 1 माइनस cos थीटा। इसमें क्या होगा? लीनियर टर्म जुड़ जाएगी। मान लीजिए कुछ a थीटा टाइप जुड़ गई, यही तो होगा भाई, यही तो होगा और क्या होगा? अगर ऐसा करोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन बता सकता है कोई क्या आएगी? भाई बाकी वाली टर्म तो आएगी जो थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल आई थी। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ए बाय माइनस ए बाई एम एल स्क्वायर बराबर 0। गलत लिख दिया क्या? नहीं सही है सर। सही सर। सही है ना, एम एल स्क्वायर से डिवाइड भी किया था ना। यस सर। ठीक है, अब अगर स्मॉल ऑसिलेशन के लिए लिखूं, थोड़ा इंटरप्रेट करने के लिए, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन तो क्या हो जाएगी? थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस ए बाई एम एल स्क्वायर। इसको कांस्टेंट नया मान लेता हूँ बी, ठीक है, और वेयर लिख ले रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर इज डी बाई एल एंड बी इज ए बाई एम एल स्क्वायर। सही है। बता सकता है कोई इसका सोल्यूशन क्या आएगा? कोई बता सकता है इस सोल्यूशन क्या आएगा इसका? बेटा बोलो कोई। बोर होके क्लास छोड़ मत देना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, लेकिन जिनको पढ़ना ही नहीं है वो बात अलग ही है। कैसे करोगे? अच्छा कोई ये बता दे मुझे कैसे करेगा? CFPI को पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल सकते हैं अपन। CF को दो तरह से लिखा है। CFPI से करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, क्वाड्रेटिक तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे सर रूट निकालते हैं e टू द पावर mx पकड़ के ऐसे ही करेंगे, उसमें से एक रूट सेम होगा और एक रूट अलग होगा। बेटा ये ऐसे तो नहीं होगा, आप ये थीटा लिखोगे तब ना क्वाड्रेटिक हो सकती है। सर ऑक्सीलरी इक्वेशन से नहीं सॉल्व हो सकता है? अरे सिंपल मैं पूछ रहा हूँ, 12th क्लास के बच्चे कैसे सॉल्व करेगा? उसे तो CIPI नहीं बताया जाता। श्रीधराचार्य बेटा तब लगती जब ये थीटा सर e टू द पावर लेते स्क्वायर माइनस 4 नहीं जरूरत। बेटा मान लो कि थीटा ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है? सुन लो अपनी बात को, आप लोगों ने बता दिया काफी। बेटा मत बताओ अब आप क्या कौन गाना गा रहा है? ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है? अब आप देखो इसमें d5 कितना आएगा, ये थीटा डबल डॉट कितना आएगा अगर दो बार डिफरेंशिएट कर दूं तो? यही तो आएगा, यही तो आएगा, b का तो 0 हो जाएगा। तो थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 5 डबल डॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर। जरा लगा दो यहाँ पे 5 डबल डॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अरे सही बोल रहा हूँ या नहीं? यस सर। यानी फिर से आपको वही इक्वेशन मिल गई। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट लिख दो, 5 इज इक्वल टू कितना? सम कांस्टेंट cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5 प्लस कुछ और मान लो, है ना, कांस्टेंट को कुछ और मान लो, साई मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, कोई उल्टे सीधे मतलब अल्फा मान लेते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। अब 5 की वैल्यू वापस कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस पाई सॉरी b इज इक्वल टू 5 नॉट cos ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा
तो यहाँ से थोड़ा जगह कम पड़ गई, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जगह कम है तो यहीं लिख दे रहा हूँ। तो बताओगे थीटा इक्वल टू कितना आएगा? सर बी उधर चल के प्लस हो जाएगा और डिवाइड में हमारा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ सर। तो मैं उसे थीटा नॉट लिख दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है? हाँ सर। कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और प्लस आपने बताया बी आ जाएगा, तो एक नया कांस्टेंट मान ले रहा हूँ बी की जगह सी, यही तो होगा। देखो घुमा फिरा के आया वहीं पे, मैं भूल चाहता डायरेक्ट भी लिख देता, लेकिन आपको दिखाया इसलिए कि इस तरीके से। क्या मेरी बात से सहमत है सब लोग? नहीं। हाँ सर। इसका मतलब इक्वेशन हार्मोनिक ही है, लेकिन शिफ्ट हो गई है सी शिफ्ट हो गई है। इसका ग्राफ अगर मान लीजिए, इसका ग्राफ अगर ऐसा होगा, इसका थीटा बराबर थीटा नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस समथिंग, इसका अगर ऐसा होगा तो बताओगे इसमें अगर इसका क्या होगा या सी का क्या होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? राइट शिफ्ट होगा। पहली बात तो ये रेफरेंस जो 0 0 से था वो सी पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से चलने लगेगा ग्राफ, ऐसी तो होगा, भले नीचे ऊपर कहीं भी जाए। हाँ सर। क्या फर्क पड़ा? जिस मीन पोजीशन की अगर बात करें तो ये ओल्ड मीन पोजीशन थी और अब ये न्यू मीन पोजीशन है। क्या फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ा? नहीं। क्या किसी और चीज पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा था, ये जो स्टेटमेंट है इसका आंसर दे रहा था भाई। तो ये देखें आप, इस वाई का जवाब मिल गया। ये तो मैंने एग्जांपल लेके समझाया इसका। हाँ सर। तो कहने का मतलब क्या है, लीनियर टर्म अगर पोटेंशियल एनर्जी में है तो उनका फ्रीक्वेंसी में कोई लेना देना नहीं, उनका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, मीन पोजीशन भले ही शिफ्ट हो जाएगी। जस्ट मिनट, एक फोन आ रहा है, मैं अटेंड करता हूं, क्या बता। हाँ बेटा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअल में किसी का भी फोन आता है तो जरूरी होता है उठाना कि इस वक्त इसको क्या जरूरत है, हालांकि कोई किसी की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा है। हाँ बेटा, क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? जो नहीं है वो बोले, खुल के बोले। सोल्यूशन में कुछ दिक्कत लग रही है? कुछ लोग इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ही गलत बना रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा बता दूं। जो लोग श्रीधराचार्य वगैरह चिल्ला रहे हैं वो कैसे लिखेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, मुझे बताओगे जरा? डी स्क्वायर लिखोगे, चलो ठीक है। इसको ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, चलो ठीक है। इसका क्या लिखोगे? अरे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखोगे? हेलो, जो लोग श्रीधराचार्य लगा रहे थे उनसे पूछ रहा हूँ कि डी जो लिखते हो डी ओवर डी टी को तो लिखते हो। चलिए, मतलब कुल मिला के मेरी बात से सहमत। चलो अच्छा, एक बात बताओ आप कि अगर मैं आपसे कहूं चलिए इस तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, हालांकि फिर भी एक क्वेश्चन आपसे छोटा मैं पूछ ले रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये हटा दूंगा यहाँ से मैं, और इस पर आपने कांस्टेंट फील्ड लगा दी और ये क्यू चार्ज है, एम मास है इसका, एल लेंथ है, और इधर की तरफ को एक फील्ड लगा दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई।
तो क्या होगा इसके साथ में, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन क्या हो जाएगी? सेम सर। डिक्रीज सर। डिक्रीज या इंक्रीज? सेम सर। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी सर। सेम रहेगी, कुछ लोग बता रहे सेम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, टाइम पीरियड के साथ में क्या होगा? टाइम पीरियड का क्या होगा? चलिए थोड़ा सा क्या है, आप लोग बता दो, दोनों चीजों में डिफरेंस कुछ आएगा, वो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। पहले हम एक दो सिस्टम और करा दें, तब इनको कंबाइन करके जब बताएंगे तब क्वेश्चन करवाने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो अब दूसरा सिस्टम लेते हैं, हालांकि इसी तरीके के सिस्टम लगातार आते रहेंगे। स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम कुछ इस तरीके का है, ये स्प्रिंग है और इससे ये मास लगा हुआ है। स्प्रिंग लाइट है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसका आंसर तो बताओ, अभी रुक जाओ ना बेटा, बताएंगे। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्टिफनेस कांस्टेंट के नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट एम मास है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस सिस्टम है। 1 कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी इसको समझाने के लिए आपको? कम से कम एक। और कौन सा जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपके काम आएगा? तो वो मैंने लिख दिया x। केवल x से काम चल जाएगा। अगर आपको इसकी वेलोसिटी लिखनी है तो आप कोऑर्डिनेट निकालो या फिर आप डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्टकट मार दें। तो x पोजीशन पे ये पहुंचेगा तो ये कितना हो जाएगा? x, 0 यही तो हो जाएगा। और x, 0 हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? x डॉट स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, या फिर कह लें x डॉट स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी half x डॉट स्क्वायर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा? तो आपका नहीं। तो लैग्रांजियन आप देखें तो इसका आंसर होगा हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आप फटाफट अगर मुझे बता दें तो x के लिए क्या होगी? x डबल डॉट प्लस k बाय mx डबल डॉट प्लस, या फिर आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर। x इज इक्वल टू 0 विद ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m। सही है मेरी बात? और इस इक्वेशन को आप देखकर कह सकते हैं दिस इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर, दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। और ये बात हम कब कह सकते हैं? जब ये इलास्टिक स्प्रिंग अपनी लिमिट में हो। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी समझते होंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स इसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन उत्पन्न ना कर पाए, तब ये कैसी है? सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर दूं और इस स्प्रिंग को ऐसे ना रखकर हवा में लटका दूं और उससे ये एम मास टांग दूं के कांस्टेंट है, तो इसकी तब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स आ जाएगी। इस पर ग्रेविटी का असर पड़ेगा या नहीं? सर। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो अगेन कांस्टेंट फोर्स है और कांस्टेंट फोर्स के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मीन पोजीशन बदल जाएगी। और इस बात को एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ये हो चाहे ये हो, इसका सोल्यूशन एक जैसा ही हो। तो क्यों जी इस पे रोल प्ले नहीं कर पाएगी, वो आप फिर से देखें इस बात को। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन पीछे दे चुका हूं, लेकिन अब इस परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूं। इस परिप्रेक्ष्य में पहले तो इसका सोल्यूशन लिखने कितना आएगा? सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज क्या लिखूं? x बराबर sin ओमेगा t 0 cos या sin ओमेगा t प्लस y। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप cos लिखते हैं या sin लिखते हैं, क्योंकि कोसाइन में और साइन में क्या अंतर है? बस π/2 का फेज का अंतर है। ठीक है, कई सारे लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पे फर्क पड़ना चाहिए, आप बताइए फर्क। तो बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट रुको। तो
भाई ये तो सभी पढ़ते हैं, वो फर्क बताने के लिए ही तो, अगर वो फर्क नहीं बताएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा आपको कुछ। तो मैं ये बोल रहा था कैसे जी इफेक्ट नहीं डाल पा रही है। अगेन अगर ग्रेविटी ये है तो इसका आंसर क्या होगा, क्यों ऐसा है कि इसका भी सोल्यूशन यही होगा, है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ इसका वाई का आंसर। देखिए अभी थोड़ी देर के लिए आपको याद हो 12th क्लास की अगर आपको बुक याद हो, शायद किसी ने अच्छे से पढ़ी हो, तो उसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब स्प्रिंग वाला करवाया जाता था तो उसमें 3 तरीके से 3 पिक्चर बना के समझाया जाता। मान लीजिए स्प्रिंग से अभी कुछ नहीं लटका है, ठीक है, स्प्रिंग से अभी कुछ नहीं लटका है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब अगली पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ कि इस स्प्रिंग से कुछ लटका दिया m मास का एक पार्टिकल, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से एक्सटेंड हो जाएगा, दिख रहा है। Yes, sir. लेकिन अभी भी ये रेस्ट में है, धीरे धीरे इसको टांग दिया गया है। ऐसा होता है ना कभी कभी हम लोग टांग लेते हैं, जैसे सिलेंडर वगैरह अगर तोलना हो, एलपीजी गैस का सिलेंडर, तो इसी तरीके से तो तोला जाता है कि भाई इसे लटका के उसे स्टेबल होने दिया जाता है। तो ये अभी भी रेस्ट में है, तो बताओ कि कितना खिंच चुका होगा ये कितना अपनी मीन इस वाली जगह से खिंच गया होगा। ये वाई नॉट मान लो खिंचा हुआ है अगर, तो कितना वाई नॉट खिंचा हुआ होगा, क्यों हुआ खिंचा हुआ, पहले तो ये बताया क्यों हुआ। मास के लिए। ये mg नीचे काम कर रहा है, हाँ सर। ठीक है, mg जब तक रहेगा तब तक खिंचता रहेगा, खिंचने से क्या होगा, धीरे धीरे इस पे पीछे की तरफ कोई फोर्स डेवलप होने लगेगा, है ना। ये तब तक खिंचेगा जब तक इस पे पीछे की तरफ को फोर्स k/0 इतना ना हो जाए कि ये दोनों वेक्टर बराबर हो जाए। क्या मेरी बात से इस बात से सहमत हो, तभी तो ये रेस्ट में आ सकता है, तभी तो ये रेस्ट में आ सकता है। Yes, sir. अब देखिए, अब इसके बाद इसे थोड़ा और डिफ्लेक्ट करो, नीचे की तरफ को और खींच दो, और खींच दो इसे, ड्यू टू ग्रेविटी लिखा हुआ है ना, ठीक है वही समझा रहा हूँ मैं, इसे और खींच दो, थोड़ा और नीचे ले जाते हैं। अब इसको अगर आप नीचे और खींच दोगे तो क्या वेट पे कोई फर्क पड़ेगा। मान लीजिए बाई और खिंचाव कर दिया नीचे की तरफ, तो वेट कितना होगा, वेट Same. वेट तो mg रहेगा, एम ही रहेगा। लेकिन ऊपर की तरफ को जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, Plus y or n. plus y. K into y. कितना हो जाएगा, क्योंकि बाई और खिंच गया है। अब आप सोचना mg इज इक्वल टू कितना है, k/0। ये सही कह रहा हूं नहीं, सेकंड पिक्चर से Yes, sir. mg इज इक्वल टू k/0, और थर्ड पिक्चर आप देखें तो क्या ये रेस्ट में रह सकता है, थर्ड पिक्चर पे क्या फोर्स 0 है या फिर कुछ और है, नेट फोर्स कितना है थर्ड पिक्चर में, आफ्टर गिविंग डिस्प्लेसमेंट बाई कितना नेट फोर्स काम कर रहा है, आप बता सकते हैं, K/. ऊपर की तरफ को या नीचे की तरफ को, y naught plus k by minus mg. केवल k/, काम कर रहा होगा, क्योंकि k/0 और mg तो बराबर ही है भाई, कितना ऊपर की तरफ को ज्यादा फोर्स है, k/, तो ही जाता है। इसका मतलब कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखी जाएगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के, नेट फोर्स को बाई डबल डॉट लिखा हूं k/, तो यानी कि बाई डबल डॉट प्लस k/m मींस ओमेगा स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया, आप बता सकते हो लटकाने से पहले ये अगर ग्रेविटी है तो मीन पोजीशन कहाँ होगी, ग्रेविटी है तो मीन पोजीशन कहाँ होगी, जहां पे फोर्स 0, यानी अगर ग्रेविटी है तो यही है मीन पोजीशन, और ग्रेविटी अगर नहीं होती तो कहाँ होती मीन पोजीशन, कहाँ पे नेट फोर्स 0 होती, बोले Same position. सही sir. होगा। जहां येलो लाइन खिंची हुई है ये वाली, हाँ सर। ये होता मीन पोजीशन। तो विदाउट ग्रेविटी मीन पोजीशन ये होती, क्योंकि यहीं पर तो नेट फोर्स 0 होता, क्यों नीचे खिसका ये, क्यों नीचे खिसका ही नहीं, और अगर ग्रेविटी है तो ये खिंचने के बाद कहां पहुंच गए, इस मीन पोजीशन पे, तो ये मीन पोजीशन है विद जी और ये मीन पोजीशन है विदाउट जी। तो फर्क
किस पे पड़ा? इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। फ्रीक्वेंसी फर्क पड़ा? नहीं। केवल किस पे फर्क पड़ा? मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई। क्या मेरी बात से सहमत हो? नहीं। अरे विदाउट जी मीन पोजीशन कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। अच्छा, अगर जी नहीं होता तो आप अगर ये पिक्चर होता और इस पे अगर कोई मास लटकाते या छोड़ते तो नीचे जाता? नहीं जाता। तो बाई नॉट जीरो होता ना। हाँ हाँ यानी सारा खेल क्या है? बाई नॉट झेल रहा है। हाँ कि सारा जो भार है वो किस पे पड़ रहा है? बाई नॉट। अगर ग्रेविटी होगी तो बाई नॉट हो जाएगा, ग्रेविटी नहीं होगी तो बाई नॉट नहीं होगा, ज्यादा होगी तो बाई नॉट बढ़ जाएगा। भाई ओवरऑल बाई नॉट ही तो बदल रहा है। तो बाई नॉट क्या है? मीन पोजीशन की पोजीशन। यस सर। समझ आ गई? समझ आ गई? नहीं? यस सर, यस सर। अच्छा, किसी को 12th क्लास का ये पिक्चर याद आ रहा है? ऐसा बना हुआ था वहां भी। हाँ सर। 3 पिक्चर बनाए जाते थे, वहां भी समझाया जाता है ये वाली बात। ठीक है? तो ग्रेविटी कैन ओनली जनरेट बाई नॉट, नॉट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन जनरेट कर रहा है? ये जो बाई दे रहा होगा वो। और बाई कौन दे रहा होगा? बाहर का कोई पर्सन होगा वो दे रहा होगा बाई, एक्सटर्नल एजेंसी। तो मतलब ये हुआ कि अगेन हम ये कहेंगे कि ग्रेविटी की वजह से इस पे कांस्टेंट फोर्स वर्क कर रहा था। कांस्टेंट फोर्स ने क्या करा? मीन पोजीशन को बदल दिया, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है? यही इसी तरीके के क्वेश्चन और भी आएंगे, हम बताएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। स्प्रिंग पेंडुलम। मतलब थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं और प्रॉब्लम को मिक्स कर देते हैं, पहली और दूसरी। और अब की बार क्या करते हैं? सिंपल पेंडुलम में स्ट्रिंग की जगह पे स्प्रिंग लगा देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और इसको झूलने दे रहे हैं। बता सकते हैं कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी सिस्टम की? 2 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। क्यों? आपको क्या चाहिए 2 के लिए? कौन कौन सी जैपनीज कोऑर्डिनेट चाहिए? थीटा और एल नॉट। एक तो आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट, मतलब एक तो आपको थीटा चाहिए होगा, थीटा तो चाहिए होगा, और एक दूसरा आपको आर चाहिए होगा, या कह लो कि स्प्रिंग में खिंचाव चाहिए होगा, है ना? स्प्रिंग में खिंचाव चाहिए होगा, यानी आपको एक थीटा चाहिए होगा और एक स्प्रिंग में जो खिंचाव हुआ होगा वो एक्स चाहिए होगा। आफ्टर एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट आर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिख देता हूं। क्या होंगे बता सकते हो? ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा जैसे सिंपल पेंडुलम में था। ये ओरिजिन है 0 0, ठीक है। बाकी सब बातें, पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल आपको जहां मानना है वहां मान लो, ऊपर मानना है तो ऊपर मान लो, नीचे मानना है नीचे मान लो, डिपेंड्स ऑन यू। तो बता सकते हो एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा? बोले बेटा, कैपिटल एक्स कितना होगा, कैपिटल वाई कितना होगा? इलॉन्गेशन विल बी आर माइनस एल। बेटा हम, ठीक है, आपकी बात जो है वो आप कुछ और मान रहे हो, हम कुछ और मान रहे हैं। आप ओ से लेके पी तक की दूरी को आर मान रहे हो, हम मान रहे हैं केवल एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग। समझ रहे हो? स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ है बस, तो एल नॉट प्लस एक्स हो जाएगा। अगर उसकी नेचुरल लेंथ एल नॉट है तो एल नॉट प्लस एक्स हो जाएगा आर आपके केस में। तो एल नॉट प्लस एक्स लंबाई है राइट नाउ दिस स्प्रिंग की, और उसका कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट हो जाएगा क्या? एक्स, और कॉस कंपोनेंट हो जाएगा क्या भाई? अरे है कि नहीं? यस सर, यस सर। मैं लिखूंगा ज्यादा तो हो सकता है अच्छा ना लगे, ये मैं लिख देता हूँ फिर भी। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को साफ? हाँ सर। यस तो सर। चलो आगे का काम बड़ा आसान है। आप एक्स डॉट निकालें, वाई डॉट निकालें, बी स्क्वायर निकालने के लिए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर करें, और ये सब करने के बाद जो आए मुझे बताना। काइनेटिक एनर्जी मैं तब लिख दूंगा हाफ एम, और जो आप मुझे बी स्क्वायर बताओगे वो यहाँ लिख दूंगा। बताएं यहाँ तक जरा, सॉल्व करें। हेलो सर। हाँ बेटा पूछो। सर जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें सर जो वाई कंपोनेंट लिया था उसमें वो एल माइनस एल एल एक्स एल को कितने नहीं लिया? क्या चीज बेटा?
पूरी बात बोलो। हेलो हाँ बताएं बेटा बताएं। सर, जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी ना, तो mgl cos थीटा, तो उसमें वो 1 माइनस cos थीटा किया था, इसमें वैसे नहीं किया, तो सीधा कैसे कर गया? एक मिनट बेटा, मैं जरा छोटा सा काम कर रहा हूँ। बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ सर ठीक है। यस सर। हाँ थोड़ा बताओ बेटा, आप लोग क्या कह रहे थे? सर, जो वो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी m माइनस mgl cos थीटा, हाँ और एक दूसरे तरीके से निकाली थी सर, उसमें जो mgl 1 माइनस cos थीटा, उसमें पूछ रहा था वो दूसरे वाली कैसे आई थी m माइनस mgl cos थीटा? इधर देखो, ये हाँ सर, इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए, लेवल के लिए, येलो वाले के लिए कितनी डेप्थ है पार्टिकल के अंदर, कितनी डेप्थ है, कितना नीचे है पार्टिकल? कौन सी येलो वाले के लिए? एल कॉस थीटा। ये सर, और ग्रीन वाले के लिए कितनी ऊंचाई है? एल माइनस एल कॉस थीटा। ये तो आगे सर, दूसरे वाला कैसे किया? नहीं दूसरा वाला ही तो बताया, एल कॉस थीटा आई ना, इसकी डेप्थ कितनी है नीचे? ये देखो ना, पूरा पिक्चर भूल जाओ, ये देखो, ये बताओ मुझे ये कितनी है? एल cos थीटा। तो एम जी एल कॉस थीटा हो जाएगी, वो भी माइनस की। ओके सर। किसी ने निकाला ये? वेलोसिटी आई है हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस x प्लस l नॉट का होल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। वेलोसिटी बता रहे हो सीधे? वेलोसिटी का स्क्वायर बता रहे हो? ये सर वेलोसिटी का स्क्वायर। हाँ बेटा बताओ। x x नॉट स्क्वायर प्लस x प्लस l नॉट का होल स्क्वायर इनटू थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट स्क्वायर, ये वाला? हाँ सर यही आ रहा है सर। यस सर यही आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी भी आप लोग लिख लें, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस l नॉट प्लस x होल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यही हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। बाकी लोग जिन लोगों ने नहीं किया है वो अपने घर पे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी ये सब कर सकते हैं। आराम से तसल्ली से बैठना, नहा धो के एकदम सही हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के अब बात करें तो जीरो लेवल तो आपको दिखाई दिया है, बता दो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस mg l नॉट प्लस x cos थीटा। माइनस या प्लस? बेटा प्लस माइनस में आप कंफ्यूज मत हो, प्लस होगा सर। एनर्जी का जीरो लेवल बनाया उसके ऊपर है पार्टिकल। हाँ सर प्लस ऊपर है तो प्लस होगी ना? प्लस होगा। हाँ सर, मैं ऊपर लेके सोच रहा था। प्लस कितना होगा? कितना होगा ये? अब ये तो नहीं पता ना कि यहाँ भी ये उतना ही एक्सटेंड होगा, है ना? ये कैसे पता? ये सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करेगा। क्या मेरी बात से सहमत हो? तो फिर हमें यहाँ पे लेना है, या तो फिर इसको लेना ही अगर है रेफरेंस लेवल ऊपर ले लेते तो ठीक होता था। तो अच्छा रहता ना। हाँ सर। तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ भी लेना हो तो ले नहीं सकते क्या? ये सोचो। हाँ ले सकते हैं, लेकिन ऊपर तो कैसे लें? मान लेते हैं ये लंबाई कितनी है, h है, आपने क्या करना है, हमें क्या पता है कितनी है उसको? तो अब लिख लो h माइनस L नॉट प्लस x cos थीटा, h माइनस l नॉट प्लस x cos थीटा। देखो अब ये भी गलत नहीं लिखा मैंने, अब जब लिखने की बात आ रही है तो लिख दिया। अदरवाइज आप अगर ये वाला एनर्जी लेवल नहीं मानते, जीरो लेवल ये मान लेते तो ये ज्यादा अच्छा रहता, येलो वाला जो मैंने बनाया। इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते थे क्या? हाँ सर, माइनस mg l नॉट प्लस x cos थीटा। mg l नॉट प्लस x cos थीटा। इसमें और इसमें है ही क्या तो अंतर? mgh का ही तो अंतर है, ध्यान से देखो। हाँ हाँ mgh का अंतर क्या फर्क डालेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में? जब आप डेरिवेटिव करोगे, चाहे वो डेल एल ओवर डेल x थीटा डॉट हो x डॉट हो, या डेल एल ओवर डेल x करोगे, तो हर बार जीरो ही हो जाएगा, इसका कुछ फर्क तो आएगा नहीं। मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आर्बिट्रेरी चॉइस आप कहीं भी लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लैग्रांजियन अपना क्या आ जाएगा फिर? सर हाँ बेटा, स्प्रिंग भी तो है, तो सर स्प्रिंग के लिए भी तो लिखेंगे ना 1/2 kx स्क्वायर। हाँ बेटा वो रहेगा टर्म, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर और होगा, क्योंकि एक्स स्प्रिंग
एक्स भी क्या है, ठीक है ना, ये वाली रह गई टर्म, ये लिख दे रहा हूँ। तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एल नॉट प्लस एक्स होल स्क्वायर, आप लोग अपनी कॉपी पे लिखते रहे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एम जी एल एल नॉट प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। देखो अब लैग्रांजियन आपके पास है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, आप निकाल सकते हो क्या? थीटा के लिए और इक्वेशन ऑफ मोशन दो होंगी ना, एक एक्स के लिए और एक थीटा के लिए, तो देखते हैं कौन निकाल के दिखा देता है सही सही। इक्वेशन में नीचे लिखूंगा, आप लोग बताओगे, जिस बच्चे की आ जाए वो मुझे बताए, मैं उसका बोला हुआ लिखूंगा यहाँ पर, बाकी वो सही बताया गलत वो बाकी बच्चे बताइए। सर एक्स डॉट प्लस एल नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक मिनट बेटा, हाँ बताना आप क्या आया। एक्स डॉट प्लस एल नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर थीटा डॉट प्लस जी कोस थीटा माइनस जी एल नॉट प्लस एक्स साइन थीटा माइनस के। माइनस का तो नहीं आएगा बेटा, और कोई निकाले। देखो क्रॉस चेक करो, अगर सही लिखी है मैंने तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे बता देना कि मैंने गलत लिखा है। देखो यार, ही नहीं, पहली इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई और दूसरी वाली भी लिख देता हूं। अच्छा शायद ये वाली आप बता रहे थे, एम जी कॉस थीटा प्लस के एक्स इक्वल टू। देखो दोनों मैच करेंगे किसी की नहीं, ये सर दोनों मैच हो रही है। हालांकि इनको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लंबी इक्वेशन है, इनमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, कपल्ड इक्वेशन है बेसिकली, है ना। हाँ सर कर रहा है मैच, कपल्ड इक्वेशंस को सॉल्व करना मैच कर रहा है सर। ओके, कपल्ड इक्वेशन को लिसन, मेरी बात सुने कि कपल्ड इक्वेशन को मैच करना थोड़ा मुश्किल, मतलब उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है, उनका सॉल्यूशन लिखना मुश्किल होता है, इसलिए कपल्ड इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं वो हम स्मॉल एप्लीकेशन में सीखेंगे। तो फिलहाल ये आंसर को लिखकर छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला हेडिंग लिख लें, अगला क्वेश्चन जिन लोगों का हो गया वो ठीक है, नहीं तो वो अपने घर पे ट्राई करेंगे, हो जाएगा पक्का। चौथा क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेटिंग सपोर्ट। सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेटिंग सपोर्ट along x axis, along x axis। तो ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना। हाँ सर, Yes, sir. सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेटिंग सपोर्ट along x axis, और सपोर्ट जो गिवन है, मतलब कैसी सपोर्ट जो है, ये वाला याद हो आप लोगों को, मैंने इस एग्जांपल को करवाया था किसमें, रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट के लिए। यस सर। मान लीजिए जो है वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, किस तरीके से, ये इक्वेशन गिवन है, xt = x नॉट cos ऑफ ओमेगा t। तो किस तरीके का पिक्चर बनेगा वो मैं बनाता हूं जरा। सपोर्ट ऑसिलेट कर रही है तो कुछ मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर कहां पहुंच गया, यहां, ठीक है। तो और अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं तो बता सकते हो एक्स और वाई क्या होंगे। और पहली बात तो ये बताओ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, कोई आवाज नहीं आ रही है। कम से कम आपको कितने कोऑर्डिनेट चाहिए जिससे आप ये बता पाओ। 2 कौन कौन से 2? एक्स एंड
सेंटर से डिस्टेंस पोजीशन जो सपोर्ट है उसकी ये है ना, एक ये कह रहे हो ना, और एक थीटा। एक एक्स के पास तो आपको बता दूं xt जो है वो टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑलरेडी गिवन है xt, मींस इफ यू हैव टाइम you can find the position with the help of given equation. So how can you count it in degree of freedom or generalized coordinate? मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही हुई और जनरलाइज कोऑर्डिनेट केवल एक थीटा की जरूरत है, xt ऑलरेडी सॉल्व है, उसका क्या सॉल्यूशन ढूंढना जो ऑलरेडी सॉल्व है। तो यहाँ पे मैं एक स्टार बना के एक नोट लिख देता हूँ यहीं पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट है? एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल, time dependent variable are not counted as generalized coordinate। सिंपल शब्दों में और कम बात में लिख दी बात है कि जिनको ऑलरेडी हमें टाइम के ऊपर डिपेंडेंट फंक्शन गिवन है उनके लिए हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट में हम काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व है, वो आपको गिवन है, उसकी आपके हाथ में नहीं है, वो कंट्रोलिंग पावर किसी और के हाथ में, जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जिसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, आपको बस ये निकालना है कि इस टाइम पर कितना। तो टाइम तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कभी काउंट होता नहीं, तो टाइम नहीं काउंट होता तो केवल x थीटा से ही काम चल जाएगा, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी एक ही होगी। और बाकी रही कसर आपको अभी पता चल जाएगी जब मैं सॉल्व करूंगा कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज x, व्हाट इज y, कोई बता सकता है क्या होगा x और क्या होगा y? x of t plus l sin theta, l sin theta प्लस xt प्लस xt और माइनस l cos थीटा। यानी देखा जाए तो पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क पड़ा? इसका ही तो फर्क पड़ रहा है, बाकी तो पुराना वाला ही सवाल चल रहा है। ठीक है, तो अभी x को x ही रहने दो, चलने दो इसे आगे। जरा आप लोग काम करके दिखाओ, x डॉट निकालो और y डॉट निकालो और v स्क्वायर निकालो। ये जरा जल्दी जल्दी करो आप लोग हाथ से। और v स्क्वायर जब निकला है तो मुझे आप काइनेटिक एनर्जी बताओ डायरेक्ट क्या आएगी, वो मैं यहाँ लिखूंगा। सर एक बार ब्लैक स्लाइड आ जाना। हाँ, ये आप अभी करें, अभी क्लास वर्क समझें इसको। यकीन मानो लैग्रांजियन का जो इतना बड़ा वो बना हुआ है, जो डर और फोबिया लोगों के अंदर, वो आपको नहीं रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे साथ चलते रहो। आपसे मैं कहूँ करो तो करना है, लिखो तो लिखना है। सर d स्क्वायर आ रहा है l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, वो मैं बताऊँ, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट बताओ। अच्छा चलो b स्क्वायर बता दो, बोलो। l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, थीटा डॉट x डॉट, चलो प्लस x डॉट स्क्वायर। देखो सही है, यस सर। हाँ डॉट लगा हुआ है, गंदगी नहीं लगी है। कुछ लोगों को लगता है स्क्रीन पे कुछ स्पॉट आ गए। ये जिसका आ गया है वो काइनेटिक एनर्जी लिख ले। ठीक है बेटा, यहाँ तक जरा पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल मैंने डिफाइन कर दिया। आप बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी को? माइनस mgl cos थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये कहना चाह रहे हो? क्योंकि टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑसिलेशन हाँ तो सर, इसके अबाउट हो रहे हैं ना, इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो माइनस mgl cos थीटा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कोई बता सकता है लैग्रांजियन क्या होगा? मत निकालो, इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे बताओ सीधे। किसके लिए? थीटा के लिए। d over dt del l over del theta dot minus del l over del theta is equal to 0। पुट करो सारी वैल्यू पुट कर कराके, और आफ्टर जब सब कुछ हो जाए तब x की जगह ये वाली वैल्यू भी पुट कर देना। जब सब हो जाए तब तो आप देखो आंसर क्या आ रहा है, जरा मुझे बताओ। ये टर्म तो मुझे याद आएगी, और g sin थीटा भी आएगी, क्योंकि वजह सिंपल पेंडुलम तो है ही ना आफ्टर ऑल।
बाद और एक्स्ट्रा टर्म आएंगी, क्योंकि ओमेगा को 0 रखने पर वो सिंपल पेंडुलम बन जाना चाहिए। किसी का बच्चे का आया? देखो किसी बच्चे की मैच हो रही थी। मैच हो रहा है आंसर? सर ये ओमेगा अरे एक्स डबल डॉट आ रहा होगा। हाँ सर, एक्स डबल डॉट में ये वाली वैल्यू एक्स डबल डॉट यहाँ से निकाल के लगा दो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओके 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 माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। नहीं आएगा? आएगा। पीछे करना एक बार। निष्ठा बेटा क्या थीटा और एक्स दोनों के लिए नहीं होगी, केवल थीटा के लिए होगी, क्योंकि यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट केवल थीटा ही है। क्या करना एक बार। हाँ सर आ गया आपको आंसर। आवत आई। कभी कभी आपको पता नहीं चलता है कि आप अनम्यूट हो और आप अपने घर में जो वार्तालाप कर रहे हो वो भी हमें सुनाई दे रहा हो, है ना? तो थोड़ा सा आप लोग देख लिया करो चीखने चिल्लाने से पहले कि अरे म्यूट है कि मामला नहीं। मेरे खुद के बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं पढ़ाते वक्त, तो वो भी बोल रहे होते हैं, तो कभी कोई म्यूट जो करना पड़ता है मुझे इसीलिए करना पड़ता है। और सुना भी होगा आपने, एक दो बार बच्ची बोल रही होगी। तो कहने का मतलब थोड़ा सा उसमें देख लिया करो आप। इसमें कोई हमें ऐतराज नहीं है, बाकी लोगों को थोड़ा सा परेशानी होती है। सर मुझसे गलती हो गई क्या? सर अभी मुझसे गलती हुई क्या? सॉरी सर। कोई बात नहीं, हो जाता है, ये परिवार की तरह है सब, ऐसे मान के चलो। बस किसी को हमारी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? तो कल के मुख्य आकर्षण बता देता हूँ आप लोगों को क्लास आने की वजह। इन्वर्टेड पेंडुलम आपको कल करवाऊंगा मैं, जिसकी पूरी एनालिसिस करवाऊंगा। उसके बाद सिंपल पेंडुलम ऑन इंक्लाइंड प्लेन करवाऊंगा। उसके बाद सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेटिंग की जगह सर्कुलेटिंग सपोर्ट करवाऊंगा। फिर आपको स्प्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, एक से ज्यादा स्प्रिंग होंगे तो उन्हें जोड़कर वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लैग्रांजियंस करवाऊंगा। ये सब हमारा कल की क्लास में होता रहेगा, ठीक है? तो कल की क्लास आप लोग मिस ना करें, और ये सारे लैग्रांजियन इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, काफी है। और किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो पूछ लेगा। तो स्लाइड नंबर 1 दिखाना। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए बेटा, एक मिनट रुक जा, शुरू से देख लें। पहली नंबर स्लाइड, दूसरी, तीसरी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वैसे हाँ यस सर, यस सर। सरल लग रहा है ना? जी सर। बहुत सरल लगने लगेगा, और जब सब आ जाएगा तब आपको लगेगा कि यार ये कुछ ऐसी खास बात नहीं थी, काम का परेशान रहते थे हम लोग। जी सर, लगता है कभी कभी। सर अगर सर इधर सर अगर x नहीं दिया होता तब तो सर दोनों लिख के तो करना पड़ता ना। क्या चीज? जो लास्ट में जो आप प्रॉब्लम दिया, तो उसमें अगर x अगर नहीं दिया होता, ht नहीं दिया होता, हाँ, तब तो सर जैसे सॉल्व करते थे ऐसे ही करना पड़ता, और तब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ऑसिलेट कैसे करती? ओके अच्छा। आप एक बात सोचो, आपके हाथ में अगर पेंडुलम दे दूं मैं, मतलब किसी भी पत्थर को आप रस्सी से बांधकर हाथ पकड़ लो उससे, है ना? और फिर मैं आपसे कहूं कि आप इसकी पेंडुलम की जो सपोर्ट है उसको ऑसिलेट कराओ, तो जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक होगी नहीं। मानते हो? अच्छा हाँ सर। तो वो करने वाला जो होगा, अब आप कितनी तेजी से अपना हाथ चलाते हो, ये xt पे डिपेंडेंट होगा, इस इक्वेशन पे डिपेंडेंट होगा, तो वो गिवन होगी। अगर ऐसा लिखा हुआ है ऑसिलेटिंग सपोर्ट है तो गिवन होगी। और सर इधर आपने जो बताया एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट अगर वेरिएबल कोई भी होगा, मतलब बाद में जाके हम लोग जब मतलब इसके अंदर जब डैम्पिंग सब कुछ लगेगा, मतलब कभी भी होगा तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो टी का ऊपर डिपेंडेंट होगा तो वो हम लोग ले लेंगे। हम एक्चुअली में किस लिए कर रहे हैं सब कुछ? वेरिएबल जो है वो मानने हैं, उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। अगर हमें वेरिएबल ऑलरेडी पता है, उनकी एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस टाइम की पहले से ही नोन है, तो फिर हम ये सॉल्व भी क्यों कर रहे हैं? एक बात सोचो ना, जैसे पिछले सवाल में देखो, इसकी टाइम डिपेंडेंट एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस कैसे होगा, ये निकालने के लिए सारा कुछ किया गया। नहीं, अगर कोई हमें यही दे दे, इस पेंडुलम को क्या करें, अपने हाथ से पकड़ ले पेंडुलम को, जैसे झूला देते हैं ना, कभी कोई आप लोग झूले में बैठे हो, रस्सी वाले झूले में,
अगर कोई पकड़ के उस झूले को अपने हाथ से चलाए, ग्रेविटी ना चलाए, और वो किस तरीके चलाए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलाए, तब सॉल्व करने को रह ही क्या गया सवाल में। क्या समझ रहे हो मेरी बात को? एक खुद करना और एक करने के लिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना, दोनों में फर्क है। किसी ने इन्वर्टेड पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट अपनी एमएससी में बीएससी के दौरान किया है? मैकेनिक्स लैब होती थी बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स लैब में इन्वर्टेड पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट था। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से है इसमें क्लास में? नहीं किया। चलिए कोई नहीं, कल देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल हम लोग बात करते हैं। आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ बेटा पूछ लो, आप लोग पूछना है वो पूछ ले। हाँ सर, वो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में हम लोग जो स्विच किए न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, खाली वेक्टोरियल और स्केलर से ही कोई डिफरेंस है कि सर और भी कुछ डिफरेंसेस है? बेटा हम क्या कर रहे हैं ना, जो उसमें बर्डन वाली चीज है उसको खत्म कर रहे हैं। जैसे वेक्टोरियल नेचर एक बर्डन ही था हमारे, क्योंकि अगर हम उसी बर्डन को मतलब लेके चलते रहेंगे तो केवल हम इसी तक सीमित रह जाएंगे कि सवाल सॉल्व करना है ना। लैग्रेंजियन पढ़ने के फायदे क्या है? लैग्रेंजियन से आप सिमेट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसको बढ़ा रहे हैं मैकेनिक्स का, और चीजें भी तो एक्सप्लेन करनी है, या सिर्फ ये कैलकुलेशन करते रहना है हमारा। तो बेसिकली स्विच इसलिए कर रहे हैं जिससे कि स्कोप बढ़ जाए, ठीक है? फेज स्पेस आए, हैमिल्टोनियन आए, क्योंकि लैग्रेंजियन नहीं समझ में आएगा तो हैमिल्टोनियन नहीं आएगा, हैमिल्टोनियन नहीं आएगा तो फेज स्पेस वाली बातें नहीं आएंगी, फेज स्पेस नहीं आएगा तो पॉइसन ब्रैकेट समझ नहीं आएगा, पॉइसन ब्रैकेट समझ नहीं आएगा तो कम्यूटेटर ब्रैकेट समझ में नहीं आएगा, फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स नहीं समझ में आएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए एक कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। शायद मेरी बात से थोड़ा बहुत सहमत होंगे। सर वो जो हमने जो लिया था ना स्प्रिंग में mg मतलब mgh नहीं लिया था पोटेंशियल में, सर ये एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो? थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। बेटा अगर एक बात सोचो, अगर स्प्रिंग को आप विदाउट एनी ग्रेविटी आप एक ऐसे प्लेनेट पे ले जाओ जहां ग्रेविटी नहीं है, तो बताओ कि फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं पड़ेगा। आपने सुना होगा कि जो स्प्रिंग क्लॉक्स होती है वो कभी स्लो नहीं होती, कभी फास्ट नहीं। यस सर। तो स्प्रिंग क्लॉक्स होती है उनका कोई असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? उसका कारण यही है कि ग्रेविटी बाई नॉट पे इफेक्ट डाल सकती है लेकिन ओमेगा पे नहीं। भाई ये स्प्रिंग में वाई नॉट ही तो बदल सकता है ग्रेविटी, और क्या कर लेगा? ग्रेविटी नहीं होगी तो वाई नॉट 0 होगा। तो ये जो ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट हुए हैं, यहां से एक मिनट, जो ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट हुए हैं वो यहां की बजाय यहां से स्टार्ट होते हैं। यस सर। ये जगह ही तो बदल रही है ग्रेविटी होने से। ग्रेविटी होगी तो ये यहां के अबाउट इसके अबाउट होंगे, और ग्रेविटी नहीं होगी तो इसके अबाउट होगा। मतलब वो मास के वजह से ऑसिलेट नहीं करेगा ऐसा? और मास नहीं, ग्रेविटी की वजह से। सर तो इसमें सर मास चेंज नहीं हो रहा है सर, तो ज्यादा इलोंगेशन हो रहा है सर। मास क्यों बोल रहे हो बार बार? सर वेट चेंज नहीं हो रहा है। वेट तो मतलब चेंज होगा ना। यस सर। अगर वेट 0 है तब मैं कह रहा हूं तो क्या ऑसिलेशन नहीं होंगे? अगर वेट 0 है इसका मतलब ग्रेविटी है ही नहीं। अगर मान लो, सुनना जरा एक मिनट मैं क्या कह रहा हूं, ये लटका हुआ है, G0 है, तो ऑसिलेशन करानी है तो खींच दो इसको नीचे, चालू हो जाएंगे ऑसिलेशन। उसका कोई मतलब नहीं। नहीं, इसका ग्रेविटी से क्या लेना देना? ग्रेविटी तो केवल ये जगह प्लेस बदल रही है कि ये यहाँ से अबाउट होने। मान लीजिए आप किसी आप अर्थ पे हैं तो ये कितना खिंच जाएगा? mg/k, यही तो खिंच जाएगा। अगर मान लीजिए आप मून पे हैं, मून पर, तो ये कितना खिंच जाएगा? जी का छठा भाग। तो मून पर यही चीज यहां पे आ जाएगी, और क्या है? लेकिन होएगा तो ऐसा ही जैसा यहां दिखाया गया। नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? आई सर, थोड़ा हुआ, थोड़ा चिंतन करना, चिंतन। ऐसा कोई एग्जांपल और कोई दे सकते हो सर? बहुत सारे दे सकता हूँ। तो सर और कुछ भी दे देना सर, क्योंकि ये बहुत जैसे एक्सेलरेटिंग कार है, इसमें पेंडुलम लटका हुआ था, आपने देखा होगा इसकी अगर रुकी रहेगी कार तो पेंडुलम की मीन पोजीशन ये होगी अगर रेस्ट में हो कार, और अगर कार चल पड़े तो मीन पोजीशन यहाँ पहुंच जाएगी। नहीं देखा है सच? तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो कुछ एक्सटर्नल मतलब लग रहा था ना सर, मतलब कुछ जैसे कि मतलब और क्या एक्सटर्नल फोर्स की तो बात चल रही है। तो आर्टिकल लिखवाया था वो यही तो लिखवाया था कि अगर कोई अब आ गया सर कांस्टेंट फोर्स लगा दिया जाए या फील्ड लगा दिया जाए तो वो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? मीन पोजीशन बदल सकता है। हाँ सर, अब आ गया। चलो भाई ठीक है बेटा, गुड नाइट, अपना ध्यान रखो, सब लोग स्वस्थ रहो। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।
അവിടെ ഒരു ഡെലിവറി ഉണ്ട് ഇതില്. അത് കയ്യില് വലുതായിട്ട് തൊടാതെ ജസ്റ്റ് മേടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചത് കേട്ടോ. ഒരു ഡെലിവറി കൊണ്ട് തരും. ഹലോ, ഒരു ഡെലിവറി കൊണ്ട് തരും, ഒരു ഡെലിവറി. അതെ, ജസ്റ്റ് അമ്മയെ കൊണ്ടൊന്നും മേടിപ്പിക്കണ്ട, കൈ മേടിച്ചിട്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം, എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചത് കേട്ടോ. മേളിലോട്ടാണ്